हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम क्या देखे थे कि एक क्वेश्चन आया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। तो उसका आंसर भी आया था कि सेल है जो लिविंग या किसी चीज़ में प्रेजेंट हो। सेल लिविंग चीज़ों में प्रेजेंट हो तो वो लिविंग बनाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ द सेल एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से कंपोज्ड है। यदि सिंगल सेल का बात करें तो सिंगल सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यदि एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे। यदि वो मेनी सेल से बना हुआ है तो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो सिंगल सेल वाले का हम एग्जांपल में क्या क्या नाम ले सकते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब सारा क्या होगा, फंजाई हो गया, ये सब सिंगल सेल से हो गया। और मल्टी सेलुलर की हम बात करें जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ये सारे मैनी सेल से बना तो मल्टी सेलुलर कहेंगे। देन उसके बाद आता है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल है। किस चीज़ का? हमारे सेल के स्ट्रक्चरल का, हमारे सेल के फंक्शन का, एक लाइफ का एक इकाई है। कौन? सेल। फिर हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में जानते हैं कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था। तो सेल का डिस्कवरी पहला जिसने ये सेल का नेम, ये सेल का टर्म पॉइंट किया था, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने डिस्कवरी किया था डेड सेल इन्होंने ही सेल जो नेम, ये जो टर्म है, यही कॉइन इन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद एंटोन, ये डेड सेल इन्होंने डिस्कवर किया था। किस चीज़ का डेड सेल था? एक प्लांट का, विच इज़ ओक ट्री का जो सबसे बाहरी लेयर होता है ना, बार्क लेयर, जो छाल होता है पेड़ का, उस चीज़ का इन्होंने वो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था सेल विच इज़ अ डेड सेल था जो कि। और इसके बाद एंटोन वन ल्यूवेन्होक का बात करें तो ये 1624 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने लिविंग सेल लेकिन डिस्कवर किया था। जो लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर किया, ये जो एंटोन वन ल्यूवेन्होक थे, इन्होंने जो डिस्कवर किया वो लिविंग सेल डिस्कवर किया। इसमें मैच्योर सेल थे। ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, स्पर्म हो गया, इस तरह का सेल थे। उसके बाद लास्ट हमारा एनिमल कौन है जो डिस्कवरी में आते हैं, सेल डिस्कवरी में आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया था क्या? न्यूक्लियस इन्होंने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन 1831 में। फिर जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट होते गया, उसके अंदर का इम्प्रूवमेंट होते गया, फिर उसी तरह से फिर हम लोग सेल के जितने भी स्ट्रक्चर थे सारे देख पाए। उसके बाद हमारा आता है सेल थ्योरी, जो कि मैथ्यूस लाइडेन 1838 में, ये क्या है, एक तरह के ये बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। ये क्या कहते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरे जो आते हैं सेल थ्योरी में, थियोडोर सॉन 1839 में, ही वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने ये क्या कहते हैं कि कि जो एनिमल होता है ना, एनिमल सेल की बाहरी एक आउटर लेयर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक यूनिक कैरेक्टर बताता है प्लांट सेल के बारे में कि प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल की बाहरी वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक तरह का ये यूनिक कैरेक्टर बताते हैं। और ये भी यही कहते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, इन्होंने बस हाइपोथेसिस किया था कि जो बॉडी है ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स का आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर यही कहा कि जो सेल है, या एनिमल की बात करो या प्लांट्स की बात करो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट एंड नहीं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर जब इन्होंने इस तरह से बताया तो इन्होंने तो ये बता दिया कि सेल से ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंपोज होते हैं। लेकिन सेल आया कहाँ से, है ना? मेन तो सेल की बात है ना कि सेल आया कहाँ से। तो सेल आया कहाँ से, तो इस चीज़ को लेके इन्होंने एक रुडोल्फ विर्चो ने इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अपना दिया। 1855 में इन्होंने कहा कि जो इन्होंने एक सेंटेंस लिखा,
ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। तो ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले वाले ही सेल से वो नए सेल फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। नए पिछले वाले सेल से ही नया सेल फॉर्म होता है, पिछले वाले ही सेल से नया सेल फॉर्म होता है। तो ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो रुडोल्फ विर्चो ने इन्होंने एक्सप्लेन किया 1855 में, ठीक है। तो फिर एक फाइनल शेप क्या आया सेल थ्योरी का? तो सेल थ्योरी को अब क्या जाना जाता है कि पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा क्या माना जाता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट होते हैं? पहले वाले सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद आता है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का हम ओवरव्यू देखें तो सेल का ओवरव्यू में हम क्या देख सकते हैं? अब सेल के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा एक सेल है, ठीक है। यदि हम प्लांट की सेल का बात करें तो उसके ऊपर एक सेल वॉल होता है, ठीक है। हम एक एनिमल का बात करें तो उसके पास ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल। ओनियन पील, ओनियन किस चीज़ का है? प्लांट का है। तो इसमें क्या सेल लेवल ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट सेल है, इसलिए। ह्यूमन चीक सेल मतलब एनिमल सेल का बात कर रहा है। तो सेल अंडर द माइक्रोस्कोप में इसको लिया गया। तो ऑनियन सेल जो है विच इज़ अ टिपिकली प्लांट सेल है, वो टिपिकल प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट, ये एक तो डिफरेंट सेल वॉल इसमें दिखाता है कैरेक्टर, ठीक है। एज इट्स आउटर बाउंड्री में सेल वॉल होता है। जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। द सेल इन द ह्यूमन चिक सेल, द आउटर मेम्ब्रेन इज डिलिमिटिंग, किससे वो लिमिट किया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल से, विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। इनसाइड दिस सेल, सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड किए हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। डेंस मतलब घना, मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ रहता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन अ क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस में क्या कंटेन होता है? क्रोमोसोम कंटेन होता है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम, ठीक है। विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो कि वो भी जो क्रोमोसोम है वो एक किस चीज़ में चेंज हो जाता है? कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए में चेंज हो जाता है। तो डीएनए, तो सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो, ठीक है, उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उसका अच्छे से उसका चारों तरफ मेम्ब्रेन से बाउंड किया हो तो उसको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। यदि लैक का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड का लैक हो या कमी हो तो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस है कि यदि हम बोले कि उस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो हम यूकैरियोटिक सेल है। यदि इस सेल में लैक ऑफ ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। तो इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो कि वो ऑक्यूपाई घेर लेता है उस सेल की वॉल्यूम, जो सेल का जगह है ना वो साइटोप्लाज्म ही वो पूरा घेर लेता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? एक मेन एरिया है। मेन एरिया का मतलब मेन एरिया जहाँ पे खेला जाता है, मतलब खेला जाता है। जैसे हम फील्ड का बात करें तो फील्ड में जो क्रिकेटर लोग हैं वो कहाँ खेलते हैं? उनका मेन एरेना कहाँ है? कौन सा मेन जगह है खेलने का? तो फील्ड है, वो उनका मेन अरेना हुआ क्रिकेटर्स वाले लोग का, या फुटबॉल वाले का बात करो तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया का मतलब एरिया, मेन एरिया है ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रहा होता है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? वो मेन एरिया है किस चीज़ के लिए? सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में, ठीक है। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, अकर इन इट, कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। इसलिए केमिकल रिएक्शन कोई चीज़ भी हो रहा हो मेन एरिया में, साइटोप्लाज्म में, तो वो चीज़ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना,
वो किस लिए हो रहा है, वो अकर इन इट कीप द, क्योंकि वो सेल को लिविंग स्टेट में रख सके। यदि सेल के अंदर जो उसका एक्टिविटी हो रहा है वो ख़त्म हो जाए तो सेल ही ख़त्म हो जाएगा ना, सेल ख़त्म होगा कि नहीं। यदि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में कोई चीज़ रिएक्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, यदि वो रुक जाए तो हम भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए सेल के अंदर जो मेन एरेना है विच इज़ अ साइटोप्लाज्म, उसके अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। और यदि वो एक्टिविटी इसलिए होता है, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं कि वो क्या हो सके, लिविंग स्टेट में रख सके सेल को कैसा रख सके, लिविंग स्टेट में रख सके। तो हम इतने भरे टॉपिक में क्या देखेंगे, पहले ऑनियन और चिक सेल का बात किए। एक टिपिकल प्लांट सेल हो गया ऑनियन, ठीक है ना, इसका एक आउटर बाउंड्री हो गया विच इज सेल वॉल। फिर हम और क्या हम बात किए, इसका एक सेल वॉल हो गया, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। फिर हम लोग ह्यूमन चिक सेल का बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसका मेम्ब्रेन जो होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, डिलिमिटिंग हुआ रहता है, ठीक है। और फिर डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमन चिक सेल में। और इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल में डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम वो कंटेंट जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, डीएनए में, ठीक है। अब जब डीएनए में चेंज होता है तो अब मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस को हम यूकैरियोटिक कहते हैं, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाए जाते हैं विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होते रहते हैं, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है वो ऑक्यूपाई किया रहता है, सेल का जो जगह है वो आधा ऑक्यूपाई कौन किया रहता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेल्युलर एक्टिविटी के लिए इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, अकर इन जाके वही मेन एरेना में, ये साइटोप्लाज्म में, और वो सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। तो बिसाइड द न्यूक्लियस के भी अलावा क्या होता है, जो यूकैरियोटिक हो गया, द अदर मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोटिक का मतलब जिसके पास क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसी को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। हाँ, तो यूकैरियोटिक हैव आउटर मेम्ब्रेन, अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है अदर मेम्ब्रेन बाउंड। अब उसके पास डिस्टिंक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड, उसको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हमारे बॉडी में भी तो ऑर्गेन्स बहुत सारे प्रेजेंट है। तो जैसे सेल के अंदर वाले पार्ट को बहुत सारे, उसके पास जो पार्ट हो गए उसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइक द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, वैक्यूल हो गया। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड और ऑर्गेनेल्स। यदि यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। अरे नहीं, यूकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस है तो उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और उसके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइक्रोबॉडीज। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या था कि लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, तो उसमें लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स का भी होगा। तो ये जो बोल रहा है इसमें, जो प्रोकैरियोटिक है ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स का कमी है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो जो राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। अच्छा, राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब इनके चारों, राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं किया रहता है, तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है। फाउंड इन ऑल सेल्स। अच्छा, मतलब ये यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम। इसमें कोई नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ये ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। उसके बाद इन बट बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में दोनों में प्रेजेंट होता है। विद इन अ सेल राइबोसोम जो होता है वो आर फाउंड इन नॉट ओनली इन दी साइटोप्लाज्म। जो राइबोसोम है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो टू ऑर्गेनेल्स में, विद इन अ टू ऑर्गेनेल्स विच इज अ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर जिसको बोलते हैं। तो राइबोसोम
नॉट ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होता है, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन अ 2 ऑर्गेनल्स में और प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आरईआर हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया इन प्लांट में। फिर एनिमल सेल्स की हम बात करें तो कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। अच्छा, एनिमल्स में बात करें तो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स और है, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। अच्छा, सेंट्रोसोम और राइबोसोम ये 2 ऑर्गेनल्स जो होते हैं, राइबोसोम प्रो और यूकैरियोटिक में दोनों में मिलते हैं, और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो एनिमल सेल में मिलते हैं, इन एनिमल्स में। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, हेल्प इन सेल को डिवाइड करने में, डिवीजन करने में मदद करता है सेल को, और ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, कॉल्ड सेंट्रोसोम जिसको कहते हैं। फिर जो सेल्स होता है वो डिफरेंट होता है ग्रेटली इन साइज में डिफरेंट होते हैं। हाँ, मतलब जितने भी हम लोग सेल्स देखते हैं वो सारे डिफरेंट सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल डिफरेंट शेप में होता है, वाइट ब्लड सेल डिफरेंट, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल अलग होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्म हो गया द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो गया, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ में, वाइल बैक्टीरिया का जो होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया की बात करें 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। द लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल विच इज द एग एंड ऑस्ट्रिच सेल, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये बड़ा सेल है भी। अच्छा नहीं, लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल, अच्छा सिंगल सेल का आइसोलेटेड सेल मतलब लार्जेस्ट बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात कर रहा है, तो एक का एंड ऑफ एन ऑस्ट्रिच का। अब हम मल्टी सेल्यूलर का बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है वो 7.0 माइक्रोमीटर का होता है, इसकी डायमीटर 3.5 करके कुछ होता है। फिर नर्व सेल आता है, आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल इसको कहा जाता है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप में, जो सेल्स होते हैं वो भी शेप में वेरी करते हैं, तो दे मे बी डिस्क लाइक होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, कॉल्यूमनार होते हैं, क्यूबाइडल होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और इवन इरेगुलर एंड बाइकॉनकेव जो होता है वो हम ब्लड सेल को कहते हैं, रेड ब्लड सेल को कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में भी दिया हुआ है कि रेड ब्लड सेल को रेड एंड बाइकॉनकेव कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को अमीबॉइड कहते हैं, कॉल्यूनर एंड एपिथेलियल सेल को लॉन्ग एंड नैरो कहते हैं, नर्व सेल को ब्रांच्ड एंड लॉन्ग कहते हैं, अट्रैकिड को इलोंगेटेड कहते हैं, मेसोफिल सेल्स को राउंड एंड ओवल कहते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ दिस सेल में वेरी, अच्छा जो शेप है सेल का वो भी बड़ा वेरी करता है फंक्शन में, ठीक है ना, फंक्शन में जब वो परफॉर्म कर रहे थे, दे परफॉर्म, ठीक है।